हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की आज की डेली वाली सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कल बोला था कि सर क्वेश्चन भी करवा दिए जाएं इसके साथ में ही, तो आज से आपके कुछ क्वेश्चंस भी इस सेशन के लास्ट में करवा दिए जाएंगे। पहले मैं आपको इस सेशन का उद्देश्य बता चुका हूं कि इसमें आपको फटाफट जो पिछले दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके जो जरूरी फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए वो करवाए जाएंगे। अगर आप प्रतिदिन इसको करते हैं तो एक साल में शायद ही कोई ऐसा न्यूज छूटेगा जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, और आपसे ना बने। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा आपसे, आप जो भी पढ़ कर जाएंगे आपको इसी से आना है। इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। इनकेस आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हो तो हम इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मुहैया करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होता है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने पास जमा रख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप उसको नोट्स बनाते जाएं। ऑलरेडी आपकी आनंद सर की डेली की हिस्ट्री की क्लासेज आ रही हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आने वाला है आपका 1857, जो पूरे इतिहास बल्कि पूरे जीएस में, जीके में सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी एक टॉपिक को माना जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो 1857 है। यह क्लास उनकी जरूर से जरूर देखें, आज शाम में आएगी, और उसके नोट्स भी बनाएं, तभी आपको फायदा होगा। आनंद सर ऑलरेडी आपके 6 क्लासेज ले चुके हैं हिस्ट्री के, तो आप उनकी पुरानी क्लासेज भी देखें। बायोलॉजी की क्लास जितने तरीके से करवा रहे हैं श्रीकांत सर, अगर आप नोट्स बनाकर नहीं देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसको नहीं पढ़ कर जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, लेकिन अगर आप पढ़ कर गए तो एक भी छूटेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वाली डायलॉग के साथ में अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल में स्टार्ट करते हैं आज हम अपना क्लास। तो सबसे पहला जो न्यूज है वो ये है कि भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, तैरती हुई सौर ऊर्जा तैरेगी कैसे? ठीक है, तो ये देखिए, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस तस्वीर में कि इसको क्या किया जाएगा, किसी झील या नदी या नहर वैसे इलाकों में एक तैरते हुए एक फ्लोटिंग टाइप का कुछ बनाया जाएगा, उसके ऊपर में लगा दिया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? क्या जमीन कम पड़ गई है भारत में जिसके लिए इसकी जरूरत पड़े? तो हाँ, सौर ऊर्जा जो है उसमें सबसे ज्यादा जमीन की ही आवश्यकता होती है। वह काफी ज्यादा स्पेस लेता है एनर्जी के, ऊर्जा के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो अक्सर देखा जाता है सौर ऊर्जा को वैसी जगह पे डेवलप किया जाता है जो रेगिस्तानी क्षेत्र हो या जहां की जमीन बंजर हो, जो अनुपजाऊ हो, या घर के छतों पे, टेरेस पे, ऐसी जगहों पे, है ना। तो नदी बहुत बढ़िया तरीका है जिस जमीन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज उसका कोई दूसरा यूटिलाइजेशन हो नहीं सकता। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करके अब डेवलप करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो हाल ही में तमिलनाडु में, ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, आप जानते हैं, उन्होंने 150.4 करोड़ के लागत से भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ संयंत्र तैयार किया है। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के थुथुकुडी कौन सी जगह है भाई? इस जिले का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। एक्चुअली हम लोग ट्रेडिशनल वे में उसको तूतीकोरिन नाम से जानते थे, जिसका नाम बदल के थुथुकुडी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थुथुकुडी जिले में दक्षिणी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कारखाने में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई। इतना फैक्ट इसके बारे में एनफ है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन और पैरालंपिक में रूसी और बेलारूसी एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया भाई? हर कोई रूस और बेलारूस पर प्रतिबंध लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि उन्होंने यूक्रेन किया है। बेलारूस ने तो अटैक नहीं किया, लेकिन बेलारूस का पूर्ण समर्थन है, अपनी जमीन इस्तेमाल करने दे रहा है रूस के बारे में। रूस और यूक्रेन की एक वीडियो भी मैंने बनाई है, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि क्या हुआ है वहां पे और क्या होने की संभावना है। ठीक है, तो रूस और बेलारूस के एथलीटों पे प्रतिबंध लगाया है। किसने लगाया है? आईपीसी ने। ये क्या चीज है भाई? तो ये है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। ठीक है, आईपीसी, इंटरनेशनल ओलंपिक, आईओसी का नाम आप हमेशा सुनते हैं, ये पैरालंपिक्स हैं। ठीक है, जो दिव्यांग जन है जो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेते हैं, तो पैरालंपिक ओलंपिक में जो हिस्सा लेते हैं उनके लिए ये समिति है। ठीक है, और कारण आपको बता ही दिया गया, यूक्रेन की वजह से। बीजिंग 2022 शीतकालीन पैरालंपिक 4 मार्च से 13 मार्च तक होने वाला है।
यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 13वें शीतकालीन पैरालंपिक हो रहे हैं। अभी कौन सा ओलंपिक हो रहा है? शीतकालीन हो रहा है। ग्रीष्मकालीन या जो नॉर्मल ओलंपिक होता है, जो कुछ समय पहले हुआ था, आपको पता होगा, आप लोगों ने देखा तो टोक्यो ओलंपिक बोले के नाम से जाना गया था, ठीक है। अभी बीजिंग में हो रहा है शीतकालीन ओलंपिक। तो इसमें जो पैरालंपिक हो रहा है वहां से उनको किया गया, क्योंकि इसका ओलंपिक ऑलरेडी हो चुका है। इसका जो शीतकालीन नॉर्मल ओलंपिक है, जो सिर्फ दिव्यांगों के लिए नहीं सबके लिए, वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कुछ समय पहले ही हुआ है। उसी के बाद में हमेशा दिव्यांगों के लिए होता है। ग्रैंडेस काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट, ठीक है, किसने जीता भाई? किस लिए न्यूज में है? तो एसएल नारायणन। एसएल नारायणन कौन है? भारतीय ग्रैंड मास्टर है। कौन है एसएल नारायणन? ये भारतीय ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने इटली में आयोजित ग्रैंडेस काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन में जीत हासिल की है। किसको हराया भाई? तो भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है कि इन्होंने प्रज्ञानंद को हराया, ठीक है। मतलब विजेता और विजेता दोनों जो है वही थे, ठीक है। प्रज्ञानंद की स्पेलिंग यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। तिरुवनंतपुरम के 24 वर्षीय एसएल नारायणन भारत के 41वें ग्रैंड मास्टर हैं। इनको ग्रैंड मास्टर का खिताब 2015 में मिला था। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एस श्रीसंत ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। एस श्रीसंत के बारे में जो क्रिकेट को फॉलो करते होंगे जरूर जानते हैं, काफी तेज गेंदबाज थे, लेकिन हमेशा किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते थे, कभी सही कभी गलत चीजों के लिए, ठीक है। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से वो संन्यास लेंगे, ठीक है। भारत के लिए इन्होंने 27 टेस्ट और 53 वनडे खेले हैं और उन्होंने 87 विकेट और 75 विकेट क्रमशः लिए हैं अपने। और लेकिन ये किस वजह से सबसे ज्यादा बदनाम हुए थे? स्पॉट फिक्सिंग कांड में उनका जीवन और कैरियर जो है प्रभावित हुआ था, ठीक है। यूं सुक योल, भाई अब नाम तो ऐसे ही मिलेंगे दक्षिण कोरिया के, अब आपको याद रखना है, ठीक है। यूं सुक योल, ये कौन है भाई? ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के, ठीक है। उत्तर कोरिया का तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता होता है ना। उस तरह मतलब जो उत्तर कोरिया के हैं, उन राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। दक्षिण कोरिया के कौन बने हैं? यूं सुक योल। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी इस समानांतर रेखा विभाजित करती है, यह भी आप कमेंट में लिखेंगे और उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष का नाम लिखेंगे। यूं सुक योल को 2022 में राष्ट्रपति जब उन्होंने इलेक्शन जीत लिया तो घोषित किया गया। इसके पहले कौन थे? मून जे इन। मून जे इन के जगह पर ये आएंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल, आप जानते हैं। मुद्रा क्या है? तो उसका नाम ही है दक्षिण कोरियाई वोन। वोन, जीत वाला जो होता है ना, वोन। तो दक्षिण कोरियाई वोन यहाँ की मुद्रा है, राजधानी सियोल है और राष्ट्रपति का नाम बताया गया आपको। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए सरकार की मंजूरी दी गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की अध्यक्षता में गुजरात के जामनगर, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, इसमें ये पूछा जा सकता है कि कहां पे इसको मान्यता मिली है। तो गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, उसके लिए मान्यता स्थापना की मंजूरी दी गई है। अभी तक भारत में यह कहीं भी नहीं था, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या है इंडिया का? आयुष मंत्रालय है, आप जानते हैं। आयुष में क्या क्या आता है? आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी, ये इतनी सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो उसमें पारंपरिक दवाओं के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक चौकी केंद्र मतलब कार्यालय भारत का होगा, जो अभी कहां बनने जा रहा है? जामनगर में। अब WHO के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, बेसिक फैक्ट्स। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। अभी इसके महानिदेशक कौन है? बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, ठीक है, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ओके। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, ये क्या है भाई? तो विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार ये हमारे जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए मंत्री हैं, केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने प्रदान किया है, ठीक है।
तो ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है कर्मचारी और श्रमिकों के समूह द्वारा। विश्वकर्मा नाम है। विश्वकर्मा कौन थे? आज तक के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो उनकी ही नेतृत्व में सारे श्रमिक काम करते थे और बड़ी बड़ी इमारतों का और बाकी चीजों का निर्माण करते थे, निर्माण करता थे बेसिकली, है ना। तो निर्माण के लिए तो श्रमिकों, कर्मचारियों, इनके लाइफ में कुछ ऐसा किया जाए कि इनके लिए गुणवत्ता आए, उत्पादकता बढ़े और सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसी संरक्षण जैसी चीजें हों। इसमें जिसका सुझाव आता है वैसे लोगों को, जो बढ़िया सुझाव देता है वैसे लोगों को दिया जाता है। क्या है? विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। ये 1965 से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार कार्यक्रम चलाया था। 1983 से राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार कार्यक्रम चलाया, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन, एयर मार्शल बीसी शेखर IAFA के नए कमांडेंट बने, ठीक है। ये कमांडेंट बने। तो एक कंफ्यूजन जो आर्मी बैकग्राउंड से होंगे, ये फोर्सेस बैकग्राउंड से होंगे, एयर मार्शल मतलब एयर, इनसे ऊपर बस एक ही पद है, ठीक है, इनके फील्ड में एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल के बाद जो सेकंड हाईएस्ट रैंक होता है वो एयर मार्शल का रैंक होता है। तो एयर मार्शल है और ये बन क्या रहे? कमांडेंट, ठीक है। कमांडेंट जो है कंपैरेटिवली कम रैंक होता है इनके, जो इस रैंक पे है, ठीक है। लेकिन कमांडेंट दो चीजें हैं, पद भी है और क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट भी है, दोनों चीजें। तो इनका अपॉइंटमेंट कमांडेंट के रूप में हुआ। अदरवाइज जो पद है कमांडेंट का वो SSP रैंक का होता है, जो जिले के ये होते हैं, पुलिस के कप्तान होते हैं, पुलिस अधीक्षक, तो SSP जो होते हैं, ठीक है। तो उसी के रैंक का जब आप फोर्सेज में देखते हैं, जैसे मेरा रैंक था असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। मैं 2 प्रमोशन के बाद में मैं जब तीसरा प्रमोशन पाता तो मैं कमांडेंट बन जाता, ठीक है। तो वो बटालियन का मुखिया होता है फोर्सेस में। यहां पे क्या है, ये कमांडेंट बने हैं, मतलब ये इनको अपॉइंटमेंट दी गई है। क्या अपॉइंटमेंट मिली है? भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट बनाया गया। भारतीय वायुसेना की जहां ट्रेनिंग होती है, जहां वहां ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, उस जगह का इनको कमांडेंट हेड बनाया गया, जो कि बहुत ही एक प्रतिष्ठित पद है, ठीक है। तो एयर मार्शल जो सेकेंड हाईएस्ट रैंक है, उस कद के लोग वहां पे कमांडेंट बनते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना है चीज, ऐसी चीजों में। इनके इक्विवेलेंट आर्मी में कौन होते हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट में लिखना है। मैं बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, आप इसको लिखें कि इनके इक्विवेलेंट आर्मी में और नेवी में कौन होते हैं। एयर मार्शल तेलंगाना के मूल निवासी हैं, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति ने एयर मार्शल को उनकी मेधावी सेवा और उच्च स्तर की व्यावसायिकता के लिए 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी है, ठीक है। एयर मार्शल BC शेखर जो है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो उनके बारे में ये सारी जानकारियां आपको दी गई है, ठीक है। बांग्लादेशी रिजवाना हसन, ठीक है, रिजवाना हसन बांग्लादेश की है। इनको एक प्राइज मिला है। क्या मिला है? US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, वुमेन ऑफ करेज, ठीक है, साहस का, महिला साहस, अंतरराष्ट्रीय महिला साहस का पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है, 2022 का। ये क्या है? पर्यावरण की वकील है। यह दुनिया भर की उन 12 महिलाओं में शामिल है जिन्हें अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए असाधारण साहस और नेतृत्व दिखाने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। रिजवाना हसन एक वकील है। पर्यावरण की रक्षा और उसके हाशिए पर खड़े बांग्लादेशियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए, जो पर्यावरण और हाशिए पर जो बांग्लादेशी खड़े हैं उनके अधिकारों के लिए ये लड़ती हैं और इसी के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। 2012 में इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। यह तो न्यूज में आना ही आना, हर दूसरे दिन आपको न्यूज में दिखे जाते हैं। कौन है ये महोदय? बताने की जरूरत है क्या? नहीं बताऊं, चाहो। रूस अब दुनिया का सबसे प्रतिबंधों वाला देश है, ठीक है। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची, जो प्रतिबंध की निगरानी करता है, वो देखता है कि किस पे कितना प्रतिबंध लगा है, उसके हिसाब से जो डेटा आया है, सूची साइट है, उसका नाम है कैस्टेलम AI, ठीक है। उनके अनुसार यूक्रेन पर हमले के बाद में सबसे ज्यादा प्रतिबंधों वाला देश कौन बन गया है? रूस बन गया है, ठीक है। रूस पर 22 फरवरी 2022 के बाद जब से इसने अटैक लॉन्च किया, तब से
2778 नए प्रतिबंध लगाए गए, 2778। अब कितने प्रतिबंध हो गए? 5530 प्रतिबंध। इस फैक्ट को याद नहीं करना है क्योंकि आप अभी रट के जाओगे और आप एग्जाम में जब तक जाओगे तब तक कुछ घट या बढ़ जाएगा ये, ठीक है, लेकिन एक आपको आइडिया रखना है, ठीक है। रूस में अब कई प्रतिबंधों के मामले में ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को, उत्तर कोरिया, सीरिया, इन देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा प्रतिबंध किस पे था? पहले ईरान पे था। ईरान पे 3636 प्रतिबंध थे। सीरिया और दक्षिण कोरिया पे क्रमशः इतने प्रतिबंध थे। अब रूस जो है सबसे ज्यादा प्रतिबंधों वाला देश हो गया है। लेकिन वो कहते हैं ना, वो मैंने वो जो यूक्रेन और रसिया वाला जो वीडियो बनाया उसमें भी ये बात बोली है, और शायद चक दे इंडिया या जिस भी मूवी का, मैरी कॉम वाली शायद मूवी का डायलॉग है कि किसी को इतना मत डराओ कि उसको डर लगना ही बंद हो जाए। वही चीज रूस को प्रतिबंधों के मामले में किया गया है। पूरे विश्व ने उस पर पहले ही इतने प्रतिबंध लगाए कि उसने पूरी तैयारी कर ली कि अच्छा तुम और प्रतिबंध लगा दो। किसी को पहले थप्पड़ से ज्यादा डर लगता है, लेकिन अगर 5 पड़ गए तो 2 और खा लेंगे, उसके लिए बंदा तैयार रहता है ना। लेकिन पहला जो है उससे डर लगता है। अब इन्होंने इतनी आदत दे दी है प्रतिबंधों की, इतने सैंक्शंस डाल दिए कि अब इनकी डर खत्म होगी इस मामले में। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, रूसी मुद्रा रूसी रूबल। ये बेसिक चीजें हैं, बताने की जरूरत थी नहीं, बता दिया गया। फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट, भारत को आंशिक रूप से मुक्त स्थान में रखा गया है, ठीक है। पहले भारत मुक्त में की स्थिति में था, आंशिक रूप से मुक्त रखा गया है। तो इसकी रेटिंग दी जाती है, आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, उस पॉइंट के आधार पे अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं कि आपके यहाँ वो जो कैलकुलेट करने वाली एजेंसी है वो क्या करते हैं, आपके डिफरेंट पैरामीटर के आधार पर देखते हैं इस देश में कितनी आज़ादी है, कितने तक में लोग क्या कर सकते हैं, उसके आधार पर अलग अलग पैरामीटर सेट करके उन्होंने इस चीज को जज करते हैं वो, ठीक है। तो भारत को आंशिक रूप से मुक्त की कैटेगरी वाले देशों में रखा गया है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022, द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल शीर्षक वाली रिपोर्ट जो राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करती है, उन्होंने भारत ने 100 में से 76 स्कोर बनाए हैं। 2021 में 67 स्कोर था, 2020 में 71 था, मतलब 70 से ऊपर जिसके अंक हैं 100 में से, वह स्वतंत्र देश की गिनती में आता है। अभी भारत की रेटिंग कम होकर कहाँ चली गई है? 66 पे, जिसकी वजह से इसको आंशिक रूप से स्वतंत्र किया गया है। विश्व में 85 देश स्वतंत्र हैं कि इसके हिसाब से 56 आंशिक रूप से स्वतंत्र है और 69 को स्वतंत्र नहीं का करार दिया गया है। विश्व में स्वतंत्रता 2022 ने कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान 195 देशों और 15 क्षेत्रों में स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया था, ठीक है। केंद्रीय, अब हम जो 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चन को आपको नोट करके रखना है ताकि आपको जब इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए कल को तो आपकी गलतियां ना हो, ठीक है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस स्थान पर DCI परिसर में ड्रेजिंग संग्रहालय निष्कर्षण सदन का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये हुआ है विशाखापट्टनम, ये आपको याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। कहां हुआ है, क्या चीज हुआ है? ड्रेजिंग संग्रहालय। ड्रेजिंग जो करते हैं ना, जो गाद को हटवाते हैं, वो हटाते हैं, क्लीन करते, तो उससे रिलेटेड जो निष्कर्षण सदन का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 550 टन क्षमता गोवर्धन बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया है, ठीक है। कहाँ किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। क्या चीज किया गया है? 550 टन क्षमता गोवर्धन बायो CNG प्लांट का उद्घाटन, ठीक है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए किस मंत्रालय ने लोकपाल ऐप विकसित किया है? नरेगा के लिए मंत्रालय कौन सा? लोकपाल। तो नरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ही करेगा, है ना। तो ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शिकायतों को सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए एक लोकपाल ऐप विकसित किया है, ठीक है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और
मध्यम उद्योग मंत्री एमएसएमई नारायण राणे ने किस राज्य में 200 करोड़ के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की है? ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। 200 करोड़ सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया? भारत भर के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या है? किसान ड्रोन यात्रा। ठीक है, किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई गई है, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की पहल है। जल जीवन मिशन ने देश भर के 100 जिलों में हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। ठीक है, क्या किया गया? जल जीवन से 100 जिलों में नल का पानी उपलब्ध कराने का। तो 100वां जिला कौन सा बना है? ठीक है, 100वां जिला बना है आपका चंबा। हिमाचल प्रदेश में चंबा है, आप लोग जानते हैं, इसको 100वां जिला बना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। किस देश में करेगा? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखें। संयुक्त अरब अमीरात में इस प्रश्न के पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। कहां करेगा? यूएई में करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो यह किया गया है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने नासिक महाराष्ट्र में, नासिक में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। भारत सरकार कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारें तथा विश्व में कितने मिलियन डॉलर, आपको उत्तर बताना है, कितने मिलियन डॉलर के रेजुवेनेटिंग वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, रेजुवेनेटिंग वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवार्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये है 115 मिलियन डॉलर का। तो भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा राज्य विश्व बैंक की मदद से ये रेजुवेनेटिंग वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट का 115 मिलियन डॉलर का रखा गया है। ठीक है, किस लिए? माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए। ओके, अब आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज, ठीक है, जो गाने सुनते होंगे उनको बताने की जरूरत नहीं, जो नहीं सुनते होंगे नाम सुन लीजिए। ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा रचित वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून किसने जारी किया है? ठीक है, तो ये मीनाक्षी लेखी ना, जो हमारी मंत्री है, उन्होंने इस चीज को किया है। ठीक है, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। इस गाने की ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने कंपोज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मेरे ख्याल से आपको जानकारी दे दी गई है। अब मैं इसमें लाइव आने की सोच रहा हूं, तो डिपेंड करेगा कि आप लोगों की कितनी रुचि रहती है, लाइव आया जाए या नहीं आया जाए। 20 से 25 मिनट में आपको पूरे दिन भर की खबर मिलती है और साथ में आपको 10 क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो आप इसको रेगुलरली देखें, नोट्स बनाएं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वाली बात बार बार बुलवाना अच्छी बात नहीं है। ओके, गुड बाय।